कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि मुंबई के हाई कोर्ट में एक वकील हैरानी से कुछ सोचते हुए बैठी होती है। अब हम 3 महीने पहले देखते हैं, वहां एक सेमिनार में एडवोकेट तरुण सुलेजा स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे हैं। वो स्टूडेंट को रियलिटी चेक देते हुए कुछ रूल्स बताते हैं। पहला रूल है कि कानून न्याय के बराबर नहीं है। न्याय एक आदर्श है और कानून सिर्फ एक टूल की तरह है जिससे सिर्फ न्याय तक पहुंचा जा सकता है। रूल नंबर 2, जब आप लिखते हैं तब आप सुनना बंद करते हैं, क्योंकि न जाने कितने वकील क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त गड़बड़ करते हैं। क्योंकि जब गवाह अपनी गवाही दे रहा होता है तब वो नोट्स बनाने में व्यस्त होते हैं। और रूल नंबर 3, कभी भी कानून के प्यार में मत पड़ना, क्योंकि वो एक जेलस मिस्ट्रेस है और एक दिन ये आपको निराश करेगी। पर एक लड़की कहती है कि सर, आप खुद एक वकील होकर ऐसे कैसे कह सकते हो। तब वो 2012 में हुए निर्भया केस के बारे में बताता है। कहता है कि उस केस में 5 अक्यूज में से एक माइनर था। उसे सिर्फ 3 या 4 महीने बचे थे 18 साल का होने में। वो अब तक का सबसे क्रूर था। उसने विक्टिम पर जो घाव किए थे उसके लिए वो मुख्य रूप से जिम्मेदार था। अभी भी केस चल रहा था कि वो 18 साल का हो गया। तब पूरी कंट्री चाहती थी कि उसे एक अडल्ट कहकर फांसी से लटकाया जाए, पर लॉ के हिसाब से उसे माइनर समझते हुए जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल किया। फिर 3 साल की सजा काटकर वो छूट गया और बाकियों को फांसी दी गई। तो इस बात से सवाल पैदा होता है कि क्या जस्टिस किया गया। एक लड़का कहता है, सर आपको क्या लगता है। सुलेजा कहता है, मेरे लिए पूरी तरह से कानून है, जस्टिस एक सार है, पर लॉ एक फैक्ट है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की अंजलि अपने माँ बाप और भाई को काम पे जा रही हो कहकर चली जाती है। तभी उसकी पड़ोसन उसे कहती है कि माधुरी दीक्षित शूट पे जा रही है क्या। वो कहती है कि अंजलि दांगले बोल और निकल जाती है। अंजलि फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम करती है। हम आगे देखते हैं कि अंजलि अपने डायरेक्टर रोहन खुराना के घर कुछ कॉस्ट्यूम ट्रायल करने के लिए आती है। वो रोहन को कहती है कि मेरा मैम ने भेजा है परसों के लिए कॉस्ट्यूम लेकर। मीरा उसकी सीनियर थी। तब हम देखते हैं कि अंजलि उसे कॉस्ट्यूम दिखाती है, पर वो अंजलि के छाती के ओर एक हवस की नजर से घूरने लगता है। तब वो अपनी घर की मेड को बाजार से सामान लाने के लिए भेज देता है और अंजलि के साथ जबरदस्ती करता है। फिर अंजलि मुंह पे कपड़ा डालकर अपने घर आती है। तभी उसकी पड़ोसन उसे अंजलि कहकर पुकारती है, पर वो पलटकर जवाब नहीं देती। वही उसका भाई पूछता है कि क्या हुआ। फिर हम दूसरे सीन में रोहन खुराना को देखते हैं कि वो अपने फिल्म सेट पर काम करने आता है और वही एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर पर चिल्लाता है और मीरा को अंजलि को काम देने को बोलता है, पर मीरा कहती है कि अंजलि काम पे नहीं आई। फिर वो शूटिंग शुरू करता है। फिर शाम को पुलिस सेट पर आके रोहन को गिरफ्तार करके लेके जाती है, क्योंकि अंजलि ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की होती है। रोहन इंस्पेक्टर से बहस करते हुए कहता है कि मुझे आपके सीनियर से बात करना है। तब इंस्पेक्टर थप्पड़ मारता है और लॉकअप में डालता है। फिर हम देखते हैं कि लेडी ऑफिसर अंजलि को फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल लाती है। अंजलि के साथ उसकी माँ भी होती है। डॉक्टर कहता है कि लेडी डॉक्टर 2 दिनों के लिए अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हारा एग्जामिनेशन मैं करूंगा। तब वो उसे हादसे के बारे में सवाल पूछता है कि कितने लोग थे, अक्यूज के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या था, शादी हुई थी या नहीं, लास्ट पीरियड कब हुआ था, इससे पहले तुम सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं, कभी अबॉर्शन किया था या नहीं। अंजलि को ऑकवर्ड फील होता है, पर वो हिम्मत से उसके पूछे गए सवालों का जवाब देती है। फिर डॉक्टर अंजलि के चेहरे और पूरे जिस्म पर लगे चोटों के निशान की तस्वीर लेता है। अंजलि के चेहरे पर उसके इनर थाई पर चोट लगी होती है। दूसरी तरफ रोहन की भी तस्वीरें ली जाती है। हम देखते हैं कि उसके पीठ पर नाखून के निशान होते हैं। फिर रोहन खुराना को सेशन कोर्ट में लाया जाता है। अब कोर्ट में हम रोहन की वाइफ को भी देखते हैं। जज फैसला सुनाते हुए कहती है कि रेप के केसेस में विक्टिम के स्टेटमेंट ही खुद अपने आप में काफी होता है कन्विक्शन इम्पोज करने में। टेस्ट ये है कि वो स्टेटमेंट और अंजलि दांगले की मेडिकल रिपोर्ट के वजाइना में रोहन खुराना का स्पर्म पाया गया, जिससे अंडर सेक्शन 376 आईपीसी के तहत रोहन खुराना को 10 साल की सजा होती है। अंजलि को इंसाफ मिलता है। यहाँ रोहन अपनी वाइफ को बताता है कि उसने कोई रेप नहीं किया, डीएनए रिपोर्ट को बदला गया है, मुझ पर भरोसा करो। तब वो सोच में पड़ती है और वो एडवोकेट तरुण सुलेजा के पास जाती है। उन्हें हमने पहले सीन में देखा था। वो उसे कहते हैं कि आप ये केस हैंडल करो। फिर तरुण रोहन की केस स्टडी करता है।
तभी उसकी वाइफ उसे नाखुश होकर कहती है रोहन ने गलती की पर उसकी वाइफ सफर कर रही है, वो एक रेपिस्ट है और तुम उसे डिफेंस क्यों कर रहे हो। तरुण कहता है ये तो साबित हुआ कि लड़की की बॉडी में रोहन का सीमन मिला और डीएनए से कंफर्म हुआ भी, फिर भी रोहन के डिफेंस ने क्लेम किया कि रोहन ने उसे टच भी नहीं किया। ये कैसे पॉसिबल है? पॉलिटिकली क्या करेक्ट है क्या नहीं समय के साथ बदलता है। कन्विक्शन रिपोर्ट का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उन्हें प्रॉपर लीगल डिफेंस मिले, बिना किसी ट्रायल डिफेंस के किसी को भी अंदर नहीं डाल सकते। अब तरुण रोहन से मिलने जेल आता है। रोहन कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, डीएनए रिपोर्ट बदली गई है। तरुण कहता है कि इंसान का सीमन कोई पान का थूक नहीं जो आपने कहीं थूका और पुलिस वालों ने सैंपल उठा के रिपोर्ट में डाल दिया। सच्चाई बताओ वरना आपका पैसा और मेरा टाइम बर्बाद मत करो। मैंने ये केस इसीलिए लिया कि आज तक इतना घटिया डिफेंस मैंने नहीं देखा। तब रोहन अपनी सच्चाई बताता है। फिर तरुण रोहन का केस हाई कोर्ट में अपील करता है। अब अगले सीन में हम हीरल गांधी को देखते हैं जो कि अंजलि की प्रोसिक्यूटर है। हीरल को हमने पहले सीन में देखा था। अब वो अंजलि के घर आती है, कहती है कि तुम कोर्ट में स्टेटमेंट देने के लिए रेडी हो या नहीं, सब सच बताना। अंजलि के परिवार वाले परेशान होकर पूछते हैं कि ये कितने दिनों तक चलेगा। हीरल कहती है अगर अंजलि इसी तरह से जज के सामने भी बड़ी हिम्मत से अपना सच बताएगी तो यह केस जल्द ही खत्म होगा। अब हम कोर्ट में देखते हैं कि दो जजों के सामने केस शुरू होता है। तरुण रोहन के डिफेंस में कोर्ट से बेल की अपील करता है। हीरल अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बताती है कि इस देश में हर 20 मिनट किसी औरत का रेप का सामना करना पड़ता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के मुताबिक 98% केसेस में रेपिस्ट विक्टिम का ही कोई जानने पहचानने वाला होता है। 2012 के दर्दनाक निर्भया केस के बाद 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जारी हुआ तो पूरे देश को उम्मीद थी कि रेप के केसेस के नंबर में कमी आएगी, पर 2017 के रिपोर्ट के अनुसार यह नंबर और भी बढ़ गए और रेपिस्ट किसी न किसी तरह से बच निकल जाता है। इसीलिए दुनिया में इंडिया को रेप नेशन बोला जाता है। और इस केस में रोहन खुराना एक प्रिविलेज है, उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया है और फिल्म में काम करने वाली गरीब अंजलि को जो कि जूनियर कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, अंजलि को अपने घर में उसके साथ जबरदस्ती की, उसे मारा और रेप कर दिया। सेशन कोर्ट ने रोहन खुराना को दोषी मानकर 10 साल की सजा सुनाई है और मैं आशा करती हूँ कि हाई कोर्ट भी अंजलि की मेडिकल रिपोर्ट और फॉरेंसिक एविडेंस को देखते हुए सजा सुनाएगी। फिर तरुण डिफेंस में कहता है कि कोर्ट में इमोशनल बाजी नहीं चलती, एक लॉयर को फैक्ट के साथ होना चाहिए। फैक्ट तो यह है कि इंडिया में 1.8 का रेप रेट है और इसका मतलब है कि 1 लाख औरतों में से 1.8 औरतों को कभी न कभी जिंदगी में रेप का सामना करना पड़ता है। दुनिया की एडवांस नेशन में वही नंबर 27.3 है, इंडिया से 15 गुना ज्यादा। इंडिया ग्लोबल रेप इंडेक्स में 94th नंबर पे आता है और कन्विक्शन रेट है 25% और जिस देश ने इंडिया पे 200 सालों से राज किया है उनका कन्विक्शन रेट है 7%। इसीलिए मिस गांधी को इस कोर्ट में खड़े होकर ये नहीं बताना चाहिए कि मेरा देश रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। हमारे देश में 25% रेपिस्ट गिल्टी पाए जाते हैं, पर मैं चाहता हूं कि इस कोर्ट की चिंता ये क्यों ना हो कि इसी देश में 75% रेपिस्ट इनोसेंट पाए जाते हैं, वो भी फुल जुडिशियल प्रोसेस के बाद। कोई भी आदमी जिस पर बलात्कार जैसा आरोप लगाया गया हो वो कभी फ्री हो सकता है क्या? डिफेंस ये प्रूव कर सकती है कि सेशंस कोर्ट में ना तो इस केस के फैक्ट को एग्जामिनेशन हुए, ना ही विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन तरीके से हुआ और क्रूशल एविडेंस को मिस हैंडल किया गया और अंजलि दांगले पर रेप जैसी कोई भी वारदात नहीं हुई है। और डिफेंस ये प्रूव कर सकता है कि रोहन खुराना वर्सेस स्टेट का केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है। एक औरत का हथियार की तरह इसे इस्तेमाल करने का अब कोर्ट एक शॉर्ट ब्रेक लेती है। ब्रेक में तरुण हीरल से मिलने आता है और हमें पता चलता है कि हीरल पहले तरुण के साथ काम किया करती थी। अब ब्रेक के बाद हीरल अंजलि को गवाही देने के लिए बुलाती है और 8 जुलाई की सुबह क्या हुआ बताने को कहती है। अंजलि ने जैसे रिपोर्ट में पहले बताया था वही बताने लगती है कि वो रोहन के घर मीरा के कहने पर गई, उसने कॉस्ट्यूम दिखाया पर रोहन ने अपने मेड को सामान लाने बाहर भेज दिया और अंजलि के साथ जबरदस्ती करके उसे बेल्ट से घसीटते हुए कमरे में लाया और बेड पर जोर जबरदस्ती से उसके कपड़े उतार कर उसका रेप किया। फिर हीरल अंजलि की सीनियर मीरा सिंह को बुलाती है। मीरा बताती है कि इंसिडेंट के कुछ हफ्ते पहले मैंने अंजलि को रोहन खुराना के वैन में भेजा था कुछ कॉस्ट्यूम रिलेटेड काम के लिए। थोड़ी देर बाद वैन से अंजलि बाहर आई तो उसके कपड़े और बाल बिखरे हुए थे। वो सेट पे आने के बजाय बाथरूम की तरफ निकल गई। इसी गवाही से हीरल कोर्ट को बताती है कि रोहन खुराना एक बार
नहीं बल्कि कई बार अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने से कमजोर लड़कियों का सेक्सुअली हैरेसमेंट करता है और ये फैक्ट है कि ये इनकी आदत बन चुकी है और उन्हें कम से कम 20 साल की सजा सुनाई जाए। अब कोर्ट लंच ब्रेक लेती है। फिर हम देखते हैं कि मीडिया तरुण से सवाल पूछती है कि हजारों औरतें रोहन खुराना को विरोध कर रही है, पर आप एक रेपिस्ट की वकालत क्यों कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि एक औरत गुस्से में तरुण के चेहरे पर रंग फेंक देती है। इस बात से तरुण को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वो गुस्सा होकर बाथरूम जाता है और चेहरे पर लगे दाग को मिटाता है। तरुण इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर PSI मिलिंद कासले को बुलाता है, पूछता है कि क्राइम की पहली इन्फॉर्मेशन कब मिली। कासले बताता है कि जब अंजलि दोपहर 1 बजे पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज कराने आई तब। तरुण पूछता है तो तुमने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के रोहन खुराना को गिरफ्तार कैसे किया। वो कहता है कि नई गाइडलाइन के हिसाब से प्रोसीजर है कि रेपिस्ट अक्यूज को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा ताकि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सके। तरुण कहता है कि अंजलि ने 1 बजे रिपोर्ट दर्ज की, पर तुमने रोहन को शाम के 7 बजे गिरफ्तार किया। यह तो जल्द से जल्द नहीं हुआ। कासले हड़बड़ाते हुए कहता है कि मैं रिपोर्ट दर्ज कर रहा था। तरुण कहता है कि नई गाइडलाइन के हिसाब से रेप केसेस में तो लेडी ऑफिसर कंप्लेंट लिखती है और अंजलि की कंप्लेंट तो तुमने नहीं बल्कि PSI मोनाली इंदिरकर ने लिखी थी। तब वो बातों को घुमाने लगता है। तभी तरुण उसे एक कॉल नंबर दिखाकर पूछता है कि तुमने रोहन को 8 जुलाई को कॉल किया था या नहीं। कासले कहता है कि मैंने रोहन खुराना को कॉल नहीं किया। तब तरुण उसे बिठाकर रोहन से पूछताछ करने बुलाता है और रोहन कोर्ट को बताता है कि 8 जुलाई को मिलिंद कासले ने उसे कॉल किया था। FIR रजिस्टर ना करने के लिए 20 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। मैंने रिश्वत देने से मना किया। अब मैंने उसके सुपीरियर से कॉल किया और तब उन्होंने मुझे बचाने का वादा किया और फिर कासले का तीसरी बार कॉल आया और इस बार उसने 50 लाख रुपए मांगे और कहा कि केस जितना ऊपर जाएगा उतना ही पैसों की डिमांड बढ़ती रहेगी। तब तरुण कोर्ट को बताता है कि कासले ने रोहन का पर्सनल फोन को भी अपने पास रखा है और रोहन के घर की बेडशीट जिस पर उसके सीमन के धब्बे थे वो एक क्रूशियल एविडेंस था। पर कासले ने बेडशीट फॉरेंसिक्स लैब में 8 जुलाई को नहीं बल्कि 13 जुलाई को भेज दी। 5 दिन बाद कासले के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो एविडेंस को छेड़छाड़ करके खराब कर सकता था और ऐसे छेड़छाड़ के एविडेंस को कोर्ट के लॉ में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो एविडेंस नहीं है तो प्रोसिक्यूशन के पास कोई केस भी नहीं बचता। इसीलिए मैं कोर्ट से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द रोहन खुराना को रिहा किया जाए। अब कोर्ट एविडेंस की छेड़छाड़ के इशू के लिए 4 बजे तक की ब्रेक लेती है। हिरल गुस्सा होकर तरुण से कहते हैं कि आपको भी पता है कि एविडेंस की छेड़छाड़ नहीं हुई, सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पर यह केस जीत कर कैसा लगेगा, क्या सच्चाई बाहर आएगी और जस्टिस मिल पाएगा। तरुण कहता है कि तुम एक प्रोसिक्यूटर हो इसीलिए तुम्हें मान लिया कि तुम एक सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, पर इंसिडेंट के वक्त ना तुम वहां थी ना मैं वहां था। सच्चाई तो हिडन है और हमारे पेशे में तो सबको जीतना ही है, एक प्रोसिक्यूशन को, एक डिफेंस को, एक जज को। पर इन सब के जीतने के चक्कर में जस्टिस कहीं दूर साइड में पड़ा होता है। वो कहते हैं कि आपकी इसी सोच और रवैये के वजह से मैंने आपका साथ छोड़ा था। अब जज कोर्ट में बताता है कि एक की साइड लेते हुए हम डिसीजन नहीं ले सकते और रोहन की बेल खारिज करते हैं और अगली सुनवाई देते हैं। अब तरुण घर आता है। उसकी बीवी परेशान होकर कहती है कि आज तुम्हारी बेटी ने तुम्हें टीवी पर बेइज्जत होते हुए देखा, इसीलिए तुम्हें ये केस लेने से मना किया था। तरुण के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता तो वो खामोश बैठा रहता है। अब अगले दिन तरुण रोहन की बिल्डिंग के लिफ्ट का फुटेज दिखाता है जिसमें उसकी मेड रोहन के कहने पर सामान लाने के लिए 11:18 पर बाहर गई और 11:40 पर वापस आ गई। तो सिर्फ 22 मिनट में अंजलि के साथ रोहन ने मारपीट की और उसके साथ रेप भी किया। ये कैसे मुमकिन है। तरुण अंजलि से सवाल पूछता है कि रेप घर में किस जगह पे हुआ। हिरल उसे रोकते हुए कहती है कि रिपोर्ट में लिखा है कि रेप बेडरूम में हुआ और बेडशीट पर रोहन के सीमन मिले, साथ ही अंजलि के बाल और मोगरा फ्लावर जो कि उसने बालों में लगाए थे। तब तरुण आगे पूछता है कि रोहन ने तुम्हें बेडरूम में कैसे ले गया और बेडरूम में तुम्हारे साथ क्या किया। अंजलि बताती है कि बेड से खींचते हुए बेड पर ले गए और मेरी जींस उतारने लगे। तभी तरुण उसे रोकता है और अंजलि ने उस दिन पहनी सेम जींस बनवा कर कोट लाता है और कोट को दिखाकर एक लड़की को ये जींस पहनने को कहता है। हम देखते हैं कि वो लड़की जींस पहनते वक्त बड़ा टाइम लगाती है क्योंकि वो जींस
जीन्स बहुत टाइट होती है। इससे तरुण साबित करते हुए कहता है कि उस दिन रोहन ने अंजलि को मारा, बेड तक खींचते हुए ले गया और ये टाइट जीन्स को उतारा और रेप भी किया और अंजलि लगातार उसे रोक रही थी, उसका विरोध कर रही थी। वो भी चीखते चिल्लाते हुए पूरे फोर्स लगाकर। फिर रेप के बाद अंजलि यही टाइट जीन्स पहनकर 10 माला उतार कर अपने घर चली आती है। क्या सिर्फ 22 मिनट में ये सब होना पॉसिबल है क्या? और जब रोहन ने अंजलि को वाकई में दबोचा था तब रोहन के नेल्स में अंजलि के स्किन के ब्लड मिलना चाहिए था, पर रोहन के रिपोर्ट में नेल्स का सेक्शन तो खाली है। तब वो मेडिकल एग्जामिनर को बुलाता है, पूछता है कि रोहन के नेल्स आपने चेक किए थे? तब वो बताता है कि वो नेल्स चेक करना भूल गया। वही हम देखते हैं कि हीरल रोहन के पहले टेस्ट के फोटोज दिखाती है जो कि रिपोर्ट में नहीं होते। रोहन के पीठ पर बहुत सी खरोचे होती है। तरुण ये फोटो देखकर कहता है कि योर ऑनर, ये मार्क्स तो कोई और ही कहानी बता रहे हैं। जब कोई किसी को रिजेक्ट करता है तो उसे अपने से दूर ढकेलता है और उसके मार्क्स फ्रंट बॉडी जैसे छाती, चेहरा या हाथ पर होते हैं, पीठ पर नहीं। ये मार्क्स तो एक पैशनेट सेक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। और मैं ये पूरी सहमति से कह रहा हूँ कि अंजलि और रोहन का एक साथ संभोग हुआ था। उसमें अंजलि की मर्जी थी, उन दोनों का अफेयर था। और जब अफेयर खत्म हुआ तब अंजलि ने झूठा और सजा देने वाला रेप चार्ज रोहन पर लगाया। फिर हीरल विरोध करते हुए कहती है कि हम ये नहीं भूल सकते कि अंजलि के इनर थाई पर भी जबरदस्ती के निशान है। फिर जज अंजलि की सुनवाई 24 अक्टूबर को देते हैं। हम आगे देखते हैं कि तरुण केस को लेकर परेशान बैठता है। तभी उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि अंजलि की पड़ोसन सुजाता कांबले अंजलि के बारे में कुछ बताना चाहती है। तब तरुण उससे बात करता है, वो उसे कुछ सबूत बताती है। सुजाता वही अंजलि की पड़ोसन है जिसने उसे रोहन से घर से आते हुए देखा था। कोर्ट में तरुण अंजलि के भाई प्रमोद को बुलाता है। सुजाता ने बताई हुए सच्चाई के वजह से साबित करता है कि प्रमोद ने अंजलि को मारा है। जब अंजलि घर आई तब प्रमोद को लगा कि अंजलि की भी गलती है, क्यों गई वो रोहन के घर। अब समाज में क्या इज्जत रहेगी, क्योंकि लड़के की इज्जत पूरी फैमिली की इज्जत होती है। लड़का रेप करके आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़की रेप होकर घर आए तब आसपास वाले कभी भूलने नहीं देते। तुम्हारी बेइज्जती हुई और तुमने अपना गुस्सा अंजलि पर उतारा। आखिर प्रमोद ये एक्सेप्ट करता है कि उसी ने अंजलि को मारा है। तब तरुण अंजलि से कहता है कि आपने रिपोर्ट में याद से बताया कि रेप कैसे हुआ, पर यह बताना कैसे भूल गई कि खुद के भाई ने मारा है। अंजलि कहती है कि पहले रोहन सर ने मारा, उसके बाद भाई ने। मैं कैसे बताती कि कौन सा निशान भाई का है और कौन सा निशान रोहन सर का। तब तरुण कहता है कि तुमने सोच लिया कि चलो झूठा रेप चार्ज लगाया है, अब फिजिकल असॉल्ट का ब्लेम भी इसे पर डाल देते हैं। पर हीरल उसे रोकते हुए कोर्ट को बताते हैं कि अंजलि के इनर थाई पर भी चोट लगे हैं, ये तो उसके भाई के वजह से नहीं हुए हैं। तब तरुण कहता है कि मैं सिर्फ अंजलि के फेस पर हुए मास्क को रोहन के वजह से नहीं हुए, तो उस पर इनरिलेवेंट चार्जेस को हटाने की मांग करता हूँ। और रही बात इनर थाई के मास्क की, तो बता दूं कि उस दिन दोनों की मर्जी से सेक्स हुआ था, तो हो सकता है कि वो मार्क्स एक अग्रेसिव सेक्स करने से हुए हो, क्योंकि आजकल के कपल इस तरह के अग्रेसिव सेक्स करते हैं। और हीरल उससे बहस करने लगते हैं। तभी दोनों जज गुस्सा होकर उन्हें केबिन में बुलाते हैं। जज उन दोनों को उनके बिहेवियर पर डांटते हैं। तरुण कहता है अंजलि ने फैक्ट को छुपाया है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हीरल उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि अंजलि ने यह छुपाया क्योंकि एक लड़की का रेप हुआ और उसका भाई उसे मारता, तो यह बात वो कैसे बताएगी। और जज कहते हैं कि आपका पहला केस है, लेकिन दोबारा ऐसा हुआ तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अब कोर्ट में तरुण अंजलि से पूछता है कि मीरा सिंह ने तुम्हें रोहन की वैन से बाहर आते देखा, तब उसने तुम्हारे साथ फिजिकली मोलेस्ट किया, तो तुमने किसी से कंप्लेंट क्यों नहीं की। तभी हीरल उसे रोकते हुए कहती है कि मिस्टर सुलेजा क्लाइंट को प्रेशराइज कर रहे हैं, क्या इनके पास कोई प्रूफ है क्या। तब तरुण एक हार्ड डिस्क दिखाते हुए कहता है कि ये रहा प्रूफ। इस हार्ड डिस्क में रोहन की वैन का सीसीटीवी फुटेज है, जो कि अंजलि को कहता है कि कोर्ट को एविडेंस चाहिए, इसीलिए मुझे ये फुटेज दिखानी होगी। अब जज तरुण को वीडियो प्ले करने को बताते हैं। तरुण ये फुटेज दिखाता है कि अंजलि उसे रोकती है और खुद सच्चाई बताने की कोशिश करती है, पर तरुण कहता है कि हार्ड डिस्क में कोई भी फुटेज नहीं है, मैं बस सच्चाई उगलवाना चाहता था और अंजलि ने मुझे रोका। इसका मतलब ये है कि वो सच्चाई जानती है, वो कुछ तो छुपा रही है।
तब जज फेक एविडेंस दिखाने के लिए तरुण का लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड करता है। फिर तरुण 8 जुलाई की लिफ्ट का सीसीटीवी फुटेज लगाता है, बताता है कि उस दिन अंजलि के बाल खुले थे, पर 4 जुलाई को उसने बालों में मोगरे के फूल लगाए थे और जो इन्वेस्टिगेशन से रोहन के बेड पर फूल मिले थे वो सूखे हुए थे और औरतें बालों में ताजा फूल लगाती है, सूखे हुए नहीं। इससे साबित होता है कि पुलिस को 8 जुलाई को फूल मिले थे वो 4 जुलाई को गिरे थे। इसका मतलब है कि 4 जुलाई को भी अंजलि और रोहन के बीच सेक्स हुआ था और वापस 8 जुलाई को भी हुआ। हिरल कहती है कि अगर उन दोनों के बीच अफेयर था भी तो तब भी रेप चार्जेस वैलिड है। एक आदमी के घर जाना इसका मतलब सेक्स की परमिशन नहीं है। एक आदमी के साथ बेड पे सोना इसका मतलब भी सेक्स की परमिशन नहीं है। इवन सेक्स करते वक्त भी फ्यूचर सेक्स की परमिशन नहीं होती। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 375 आईपीसी के तहत सेक्स करने के लिए अनुमति और मर्जी हर बार जरूरी है। तब तरुण कहता है कि सेक्स एक प्राइवेट मैटर है, लोगों के बेडरूम में कैमराज नहीं होते, विटनेस नहीं होते, तब हमें कैसे मालूम कि 4 जुलाई को मर्जी थी और 8 जुलाई को नहीं। हिरल कहती है कि अंजलि के इनर थाई के मार्क्स बता रहे हैं कि 8 जुलाई को मर्जी नहीं थी और फिर कोर्ट आगे के हेयरिंग 9 नवंबर को देता है। फिर तरुण कोर्ट को बताता है कि रोहन खुराना कुछ कन्फेस करना चाहता है। अब रोहन कोर्ट में अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है और हम देखते हैं कि रोहन पहली बार अंजलि को सेट पर देखता है। वो छुपके से उसकी फोटोज निकालती है तो वो उसे डांटता है क्योंकि सेट पर फोटोज निकालना मना होता है। एक दिन सुबह 4 बजे अंजलि सेट पर अकेली होती है। वहाँ पर रोहन आता है और अंजलि को बताता है कि स्पॉट को कहकर कॉफी भिजवाओ, पर सेट पर कोई न होने के वजह से अंजलि खुद कॉफी लेकर रोहन के पास जाती है। तब रोहन उसके साथ किस करने की कोशिश करता है पर वो इनकार करती है, कहती है कि मुझे पता नहीं था कि आप शादीशुदा है। तब वो एक स्क्रिप्ट निकाल कर उसे कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम देता है और कीर्ति को बताता है कि अंजलि इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी और फिर वहीं से उन दोनों का संबंध शुरू होता है। रोहन उसे अपने दूसरे फ्लैट में मिलने लगता है। फिर अंजलि तब से उस पर अपना हक जताने लगती है। वो उस पर गुस्सा होता है। अंजलि उसकी बीवी को स्टॉक करने लगती है। तब उसे रोहन की एनिवर्सरी के बारे में पता चलता है और वो रोहन को विश करती है। एक दिन व्यान में वो पूछता है कि मेरी बीवी को तुम स्टॉक कर रही हो क्या? तब अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है कि मैम फेसबुक पर है और मेरी अच्छी दोस्त है। मैम ने एनिवर्सरी की फोटो डाली और मैंने देख ली और आपको विश किया। तब वो बहुत गुस्सा होकर उस पर चिल्लाता है और फ्लैट की चाबी लेता है। फिर वो रोते हुए वैन से बाहर बाथरूम की तरफ जाती है। तभी मीरा सिंह ने उसे देखा था। हम आगे देखते हैं कि रोहन कीर्ति के साथ भी संबंध बनाता है। कीर्ति के जाने के बाद अंजलि अपना सामान लेने आती है। वो कहती है कि मैं एक्टरों के कपड़े डिजाइन करती हूँ, कॉल गर्ल के नहीं, जो किसी के साथ भी सो जाए। रोहन कहता है कि तुम भी तो मेरे साथ सोई थी, तो तुम क्या हो गई? अंजलि कहती है कि मैं काम के लिए आपके साथ नहीं सोई, आपने मुझे मेरे टैलेंट पर काम दिया था। वो कहता है कि बस यही गलतफहमियां मुझे पसंद नहीं। तेरी जैसी 36,000 लड़कियां घूमती है मार्केट में जो कि तुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। मैंने तुझे बगल में लिटाया, अब सर पर मत बैठ, तुझे कहां से कहां पहुंचाया, पर तुझे तो मेरी बीवी बननी है ना। अंजलि बहुत गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि 8 जुलाई को अंजलि रोहन को कॉल करके माफी मांगती है, कहती है कि मुझे बस करियर बनाना है, मुझसे गलती हुई। तब रोहन कहता है कि मीरा से पूछ लो कि कस्टम रेडी है या नहीं और घर पर लेकर आओ। फिर अंजलि घर आ जाती है और रोहन मेड को सामान लाने बाहर भेजता है और अंजलि खुद के मर्जी से रोहन के साथ संबंध बनाती है। और प्रेजेंट में तरुण कोर्ट को बताता है कि रोहन एक अच्छा इंसान नहीं है। उसने अंजलि को, जो कि एक गरीब घर से है, उसे महसूस करवाया कि उसके अंदर एक टैलेंट है और फिर उसका फायदा उठाया और उसे सपना दिखाया और खुद एक झटके में उससे सब कुछ छीन लिया। और 8 जुलाई को यह हादसा यही नहीं रुका। जब अंजलि रोहन के कमरे से बाहर आई तब उसने खुद दीवार पर सर पटकाया और सीढ़ियों की आयरन की सलाखों पर एक सेक्स की पोजीशन करके अपने इनर थाई को जोर जोर से पटका ताकि वहां पर मार्क्स छूटे और मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा आए कि वो मार्क्स रोहन के रेप करने से हुए हो। ये केस मिस अंजलि दांगली के रेप का नहीं है, ये केस उसके बदले का है। अब हिरल अपनी आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हुए कहती है कि इंडियन पिनल कोड क्लियरली स्टेट करता है कि एक आदमी जो कि एक पोजीशन ऑफ पावर करता है एक औरत के साथ और दोनों के बीच मेडिकली सेक्सुअली एक्ट प्रूव हो चुका हो और वो औरत कोर्ट को कहे कि वो एक्ट उसके मर्जी और इच्छा के बिना हुआ हो, तो सारा इल्जाम एक्यूज पर जाता है। साबित करने के लिए चाहिए एविडेंस और डिफेंस के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, तो बस कहानियां है। डिफेंस ने
कास्ली की कहानी सुनाई। उसके बाद कहा कि 22 मिनट में रेप कैसा मुमकिन है। फिर हार्ड डिस्क के फेक एविडेंस दिखा और कुछ नहीं मिला तो अक्यूज रोहन खुराना की एक और कहानी सुनाई। अगर हम रोहन की बात मान भी लेते हैं तो रोहन ने अंजलि के साथ न सिर्फ 8 जुलाई को रेप किया बल्कि लगातार कई महीनों से रेप करता आ रहा है। अगर कोई पावरफुल आदमी एक औरत को ये कहे कि उसके करियर के लिए उसके साथ सो जाए उसका फायदा होगा और औरत ये बात मान ले फिर भी ये रेप है, वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि वो अगर उसके साथ नहीं सोई तो उसका करियर खत्म हो गया। सेक्शन 375 क्लियरली बताता है कि एक औरत की इच्छा उसकी हाँ से कई ज्यादा जरूरी मानी गई है। हमारे देश में रेप को इज्जत लूटना और नाक कटाना कहा जाता है। यहाँ रेप हुई महिला का चेहरा दुनिया से छिपाना पड़ता है। ऐसे माहौल में अंजलि दांगले ने परिवार की फाइनेंशियल जरूरतें और करियर की परवाह ना करते हुए अपने साथ हुए सेक्सुअल क्राइम को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत रखी है। ये केस सिर्फ अंजलि दांगले का नहीं है, इस तरह के क्राइम से गुजर रही दूसरी औरतों का भी है जिन्होंने कभी कई सालों पहले वर्क प्लेसेस में अपने साथ हुए सेक्स अब्यूज को झेला है। अंजलि के वजह से उन्हें भी सबके सामने आने की हिम्मत मिलेगी। तो मैं कोर्ट से अपील करूंगी कि रोहन खुराना जो कि एक पावरफुल प्रिविलेज है उसे ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाई जाए। फिर तरुण अपनी आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हुए कहता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं थी। अंजलि ने क्लेम किया कि रेप के वक्त वो चीखी थी, चिल्लाई थी, पर उसकी आवाज किसी ने सुनी क्या? नहीं। अंजलि ने कहा कि वैन में रोहन ने उसके साथ जबरदस्ती की, पर क्या कभी उसने किसी से कंप्लेंट की? नहीं। रोहन के इतना तंग करने पर भी अंजलि ने उसके घर जाने से एक बार भी मना किया क्या? नहीं। क्या अंजलि ने कोर्ट को बताया कि उसके चेहरे और बॉडी पर चोट उसके भाई की वजह से हुए थे? नहीं। क्या अंजलि ने कोर्ट को बताया कि उसने 8 जुलाई को भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया था, उसने सीढ़ी का इस्तेमाल किया था? नहीं। क्या अंजलि दांगले ईमानदार और भरोसेमंद गवाह है? शक पैदा करने के लिए बस एक ना बहुत होती है, पर यहाँ तो सिर्फ ना ही ना है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या प्रोसिक्यूशन एक गंभीर नुकसान कर रही है जिस महिला की वो रक्षा करना चाहती है, क्योंकि रेप का हर झूठा दावा असली रेप पीड़ित के ताबूत में एक और कील ठोक रहा है। फिर दोनों जज फैसला सुनाने के लिए कुछ वक्त लेते हैं। अब फैसला सुनाते वक्त पहले जज कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों के आर्गुमेंट सुनने के बाद डिवीजन कोर्ट का मानना है कि दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है, पर ऐसे उलझे हुए केस में किसी भी नतीजे पे पहुंचना उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। दूसरी जज बताती है कि लॉ एकदम क्लियर है कि अगर एक आदमी किसी औरत के ऊपर एक पोजीशन ऑफ पावर में है, जैसे कि इस केस में रोहन खुराना, और दोनों के बीच सेक्सुअली एक्ट मेडिकली साबित होता है और अगर वो औरत कोर्ट में जाके कहती है कि वो एक्ट उसके मर्जी और इच्छा के खिलाफ हुआ था, जिस तरह से मिस अंजलि दांगले ने कोर्ट में कहा है, तो कोर्ट को ये मानना पड़ेगा जब तक कि आरोपी कोई ठोस सबूत नहीं लाता। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए अंडर सेक्शन 375, 370, 340, 342, 354 और 506 ऑफ इंडियन पिनल कोड ये कोर्ट जजमेंट को कायम रखते हुए आरोपी रोहन रवि खुराना को 10 साल की सजा सुनाती है। और हम देखते हैं कि तरुण इस फैसले से नाखुश होता है। रोहन को हौसला देते हुए कहता है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग केस है, मैं रिव्यू पिटीशन फाइल करूंगा। आखिर रोहन को सजा होती है, उसकी बीवी उनका रिश्ता खत्म करके चली जाती है और रोहन को भी जेल में लाया जाता है। जब रोहन वैन से जाने लगता है तब वो अंजलि को देखता है और अंजलि की आंखों से आंसू आते हैं। अब अंजलि हिरल को कहती है कि तरुण जी ने सही कहा था, रोहन सर ने जो किया वो रेप नहीं था, पर रेप से भी कम नहीं था और हेल्प करने के लिए थैंक यू कहकर चली जाती है। यह सुनकर हिरल को बहुत शौक लगता है। वो हैरान होकर तरुण ने जो डिफेंस में कहा था वो सोचते बैठती है, क्योंकि वो तो अंजलि के सपोर्ट में थी। उसने साबित किया कि अंजलि का रेप रोहन ने किया, पर तरुण सुलेजा के पास सच्ची कहानियां थी पर उसका पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए वो केस हार गया और हिरल जीत गई। पर असल में जीत तो तरुण की हुई और अंजलि ने रोहन से बदला ले लिया। अब तरुण घर आता है, वाइफ को कहता है कि मैं केस हार गया और 6 महीने के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड हुआ। वो कहती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ और दोनों हंसने लगते हैं। फिर रात को हिरल अपने पति के साथ तरुण के घर आती है, क्योंकि तरुण ने उसे डिनर के लिए बुलाया होता है। तरुण उसे केस जीतने की बधाई देता है, पर हिरल कहती है कि मुझे नहीं लगता कि न्याय मिला है। तरुण उसे समझाते हुए कहता है कि हम जस्टिस के बिजनेस में नहीं है, हम तो सिर्फ लॉ के बिजनेस में हैं और ये कहानी यही पे खत्म होती है। इस तरह से हिरल फैसले के बाद शौक में थी कि वो जिसे बचा रही
रही थी वो तो असल में बदला ले रही थी, सिर्फ लॉ का इस्तेमाल करके। पर जो कानून मासूम लड़कियों को बचाने का है, उसी कानून से एक बेगुनाह को गुनहगार भी बताया गया। तरुण ने सही कहा कि जस्टिस कहीं दूर पड़ा होता है और लॉ को एक बिजनेस की तरह ही देखा जाता है। अब सेक्शन 375 एक्ट इंडियन पिनल कोड के तहत जिन मासूम औरतों पर अत्याचार होता है उनके बचाव के लिए है, पर इस फिल्म में से पता चलता है कि इसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं मानता हूँ कि किसी भी लड़की को इच्छा और मर्जी के बगैर उसके साथ संबंध बनाना सरासर गलत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर एक लड़की बदला लेने के लिए इस तरह के एक्ट का मिस यूज करती है तो यह सही है या गलत? क्या सच में जस्टिस मिला या नहीं? और फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।